नमस्कार छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मैम क्लासेज में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 7 की न्यू NCERT बुक जिसका नाम है मल्हार का चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन है पाठ से मेरी समझ से, नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा या स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन है उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है? तो जो इसके ऑप्शन हैं वो देख लेते हैं। राइट ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका निर्दोष पक्षी के प्रति आंखें तक की क्रूरता दिखाने के लिए। सेकंड ऑप्शन है पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए। थर्ड ऑप्शन है करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन है वो है मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड, करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, कविता के अंत तक पहुँचते पहुँचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है आखेटकों का सदैव विरोध करना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो इसका उत्तर करेंगे अपन, कोई भी निर्णय लेते समय यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि क्या सही है क्या गलत। मारने वाले से बचाने वाला सदैव श्रेष्ठ होता है, यह समझ विकसित होनी आवश्यक है, इसलिए यह उत्तर चुना। फिर आगे का क्वेश्चन है मिलकर करें मिलान। तो अपने को इनमें मिलान करना है। देखते हैं, इस पाठ में आपने माँ और पुत्र के बीच की बातचीत को एक कविता के रूप में पढ़ा है। इस कविता में माँ अपने पुत्र को उसके पिता की एक कहानी सुना रही है। क्या आप जानते हैं कि ये माँ, पुत्र और पिता कौन हैं? अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और उन्हें पहचान कर सुमेलित कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो इसमें पहले में पात्र दे रखा है और दूसरे ये शब्द जिनके लिए आए हैं। तो इसमें पहला है बेटा। तो बेटा किसके लिए आया है? सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र राहुल के लिए। जो राहुल था इनका बेटा सिद्धार्थ और यशोधरा का, उसके लिए बेटा शब्द आया है। फिर दूसरा है माँ। माँ किसके लिए आया है? तो यशोधरा के लिए माँ का शब्द आया है। एक राजकुमारी सिद्धार्थ की पत्नी, जो यशोधरा थी वो एक राजकुमारी थी और सिद्धार्थ की पत्नी थी। थर्ड है तात या पिता, क्योंकि तात पिता को ही तात कहते हैं। तो इसका है राइट ऑप्शन सिद्धार्थ, जो एक राजकुमार था, बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये अपना राइट ऑप्शन हो गया। फिर आगे है पंक्तियों पर चर्चा। तो पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो पहला प्रश्न है इसमें, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक वर बक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। तो इसका उत्तर लिखेंगे अपन, यदि कोई किसी निरपराधी जीव व्यक्ति को
आहत करे, मारे, चोट पहुंचाए तो दूसरों का यह दायित्व है वे उसे बचाएं, उसकी रक्षा करें। न्याय भी दया का दान देगा और भक्षक के ऊपर रक्षक को ही श्रेष्ठ समझेगा। फिर दूसरा प्रश्न है, ख हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, कई बात तब न्यायालय में सुनी सभी ने जानी। तो इसका उत्तर करेंगे अपन, घायल पक्षी पर अधिकार लेने के लिए दयालु सिद्धार्थ और निर्दयी आखेटक के मध्य खूब बहस हुई, तर्क वितर्क हुए। आखेटक और सिद्धार्थ दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे और फिर बात न्यायालय तक जा पहुंची। वहां से सभी लोगों को पता चली और चारों ओर चर्चा का विषय बनी। आगे का है क्वेश्चन है, सोच विचार के लिए। तो कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। तो इसमें है क प्रश्न है, आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, आप उसे ही अब सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे अपन, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। संपूर्ण कविता का सार इसी पंक्ति में निहित है। ये पंक्तियाँ दया, प्रेम, न्याय की भावना को व्यक्त करती हैं। यहाँ किसने मारा, किसका अधिकार है, ये सभी प्रश्न गौण है। निरपराधी की रक्षा करने, उसे जीवन देने का भाव महत्वपूर्ण है। आगे का प्रश्न है इसमें, आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ था। कि जो आखेटक था उसके और जो सिद्धार्थ थे राहुल के पिता, उसके बीच क्या बातचीत हुई, तर्क वितर्क यानी बातचीत। तो इसमें अपन उत्तर लिखेंगे, आखेटक द्वारा पक्षी का शिकार किया जाता है। वह पक्षी घायल होकर उपवन में प्रातः भ्रमण को निकले बच्चे के पिता के पास गिरता है। समीप गिरे हुए पक्षी को लहूलुहान देख बच्चे के पिता उसे उठाकर अपनी गोद में रख लेते हैं। बच्चे के पिता कौन थे? सिद्धार्थ। वे उसे बचाना चाहते हैं, उसके जीवन की रक्षा करना चाहते हैं, किंतु आखेटक का कहना है कि उसने उस पक्षी का शिकार किया, इसलिए उसे वह पक्षी सौंप दिया जाए। बच्चे के पिता इसके लिए तैयार नहीं होते, इस कारण दोनों के बीच तर्क वितर्क होता है, बातचीत होती है। फिर प्रश्न आ गया है, गए माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा। जो उसकी माँ थी राहुल की यशोधरा, वो अपने पुत्र से कहती है कि इसका निर्णय तू कर। ऐसा क्यों कहती है, इसके बारे में अपने को उत्तर लिखना है। माँ अपने पुत्र के विवेक, बुद्धि और संस्कारों की परीक्षा लेना चाहती थी, इसलिए ऐसा कहा। प्रश्न नंबर घ है आगे, यदि कहानी में आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते। आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर आपको अपना मत प्रकट करना है कि अगर आप उपवन में होते तो उस घायल पक्षी की आप किस प्रकार रक्षा करते और किस प्रकार न्याय करते। तो उत्तर लिखेंगे अपन, यदि मैं उपवन में होती तो मैं उसे तुरंत पशु चिकित्सालय ले जाता या ले जाती और उसे बचाने का हर संभव प्रयास करता या करती, किसी भी कीमत पर आखेटक को नहीं देती या देता। फिर आगे का प्रश्न है, अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया, बल्कि उसी से निर्णय करने के लिए कहा। यदि आप किसी को यह कहानी सुना रहे होते तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाते, इसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे अपन, इस कहानी को आगे कैसे बढ़ाते हैं इसके बारे में उत्तर लिखेंगे। विद्यार्थी अपनी समझ से चर्चा करेंगे, जैसे न्याय आखेटक के पक्ष में हुआ वही पक्षी ले गया, अथवा न्याय पिता के पक्ष में हुआ, उनकी सेवा से पक्षी स्वस्थ होकर बगीचे में ही रहने लगा आदि। फिर आगे का प्रश्न है, ख मान लीजिए कि कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही है। कल्पना से बताइए कि जब उसने हंस को तीर से घायल किया तो उसमें और हंस में क्या क्या बातचीत हुई होगी, उन्होंने एक दूसरे से क्या क्या तर्क दिए होंगे। तो आपको हंस के और उसके बीच में जो बातचीत हुई उसको आपको लिखना है कि उन दोनों के बीच में क्या क्या बातचीत हुई थी।
उत्तर है आखेटक ने कहा होगा, अह क्या निशाना था मेरा, प्यारे हंस अब मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, तुम्हारा मांस अत्यंत स्वादिष्ट होगा। हंस ने कहा होगा, हे आखेटक मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैं तो यहाँ अपने परिवार के साथ प्रातः बेला का आनंद लेने आया था, मुझे इस हालत में देखकर वे कितने दुखी होंगे, क्या इसका अंदाजा है तुझको। आखेटक ने रौब दिखाते हुए कहा होगा, बेकार की बातें मत करो, शिकार करना मेरा काम है, अपने निशाने पर मुझे गर्व है, मैं तो नित्य ही लक्ष्य साध कर अपने अनेक पक्षियों का शिकार करता हूँ। इस प्रकार आखेटक और उस पक्षी के बीच बातचीत हुई होगी, उस हंस के बीच। फिर आगे का प्रश्न है गए, मान लीजिए कि माँ ने जो कहानी सुनाई है आप भी उसके एक पात्र हैं, आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे और क्यों। कि जो आपको ये कहानी सुनाई गई है उसमें आप भी एक पात्र हैं, तो आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे और क्यों बनना चाहेंगे, आपको इसको उत्तर देना है। तो इसमें जो दे रखा है, तीर चलाने वाले बनना चाहेंगे या पक्षी बनना चाहेंगे, पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति बनना चाहेंगे या न्यायाधीश बनना चाहेंगे या कोई अन्य पात्र जो आप कहानी में जोड़ना चाहते हैं, तो आप क्या बनना चाहेंगे, इनके ऊपर आपको बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे, मैं घायल पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति बनना चाहूंगी, क्योंकि मेरी दृष्टि में यही श्रेष्ठ कार्य है, मनुष्य को जीवों पर दया करनी चाहिए, सभी धर्म हमें यही सिखाते हैं। तो आगे का प्रश्न है फिर संवाद। इस कविता में एक माँ और उसके पुत्र का संवाद दिया गया है, लेकिन कौन सा कथन किसने कहा है यह नहीं बताया गया है। आप कविता में दिए गए संवादों को पहचानिए कि कौन सा कथन किसने कहा है और उसे दिए गए उचित स्थान पर लिखिए। उदाहरण के लिए माँ और पुत्र का एक एक कथन दिया गया है, तो आपको इसमें नीचे दिया गया पुत्र द्वारा कहे गए कथन और माँ द्वारा कहे गए कथन। तो पुत्र क्या कहता है, पुत्र द्वारा कहे गए कथन, पुत्र कहता है माँ कह एक कहानी, तो माँ क्या कहती है, माँ का कथन है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। फिर दूसरा कथन है, दूसरा में पुत्र कहता है, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो माँ का कथन है, माँ कहती है, तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। फिर नीचे है, फिर पुत्र कहता है, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। फिर आगे माँ कहती है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लह लहारा था पानी। फिर आगे है पुत्र का कथन, लह लहराता पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो माँ का कथन है, गाते थे खग कल, कल स्वर से सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, विद्ध होकर खर सर से हुई पक्षी की हानि। फिर पुत्र कहता है, हुई पक्षी की हानि करुणा भरी कहानी। उस पर माँ का कथन है, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। फिर नीचे पुत्र कहता है, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तो माँ कहती है, माँ का कथन है, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग बक्सी, हट करने की ठानी। तो उस पे पुत्र कहता है, हट करने की ठानी, अब चढ़ चली कहानी। उस पे माँ का कथन है, हुआ विवाद सदै हृदय, निर्दय में उभय आग्रही थे, सब विषय में गई बात, तब न्यायालय में सुनी सभी ने जानी। फिर उस पे पुत्र कहता है, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो उसकी माँ कहती है, राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। फिर उस पे राहुल कहता है, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। तो उस पे माँ कहती है, न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। तो इस प्रकार ये उन माँ बेटों के कथन थे। फिर आगे का प्रश्न है, शब्द से जुड़े शब्द,
नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में प्रकृति से जुड़े शब्द कविता में से चुनकर लिखिए। तो आपको प्रकृति दे रखा है, तो इसके जैसे ही आपको और उत्तर चुनने हैं। जैसे इसमें उपवन दे रखा है, तो इसमें हो गया सुरभि, पानी, हिम बिंदु, खग, झोंके, फूल आदि हो गए। फिर आगे है पंक्ति से पंक्ति। आपको इन पंक्तियों का मिलान करना। नीचे स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलती जुलती पंक्तियों को रेखा खींचकर मिलाइए। तो आपको इनका मिलान करना है। तो कैसे करोगे मिलान? कहती है मुझसे यह चेटी, तो इसमें अपन करेंगे यह सेविका मुझसे यह कहती है, सातवां आएगा इसमें। फिर दूसरा है स्तंभ फर्स्ट का दूसरा है तू है हटी मानधन मेरे, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 9 नंबर का, हे मेरे पुत्र तू बहुत हट करता है। फिर तीसरा है झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, तो इसका जो राइट होगा वो होगा 5वां ऑप्शन, हिम कण ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। फिर है चौथा गिरा बिद्ध होकर खर सर से, तो जो इसका राइट होगा वो होगा 8 नंबर, तेज धार वाले तीर से घायल होकर गिर गया। फिर 5वां है हुआ विवाद सब निर्दय में, तो जो इसका राइट होगा वो होगा 3, दयालु और निर्दयी व्यक्ति में झगड़ा हुआ। फिर 6 है कह दे निर्भय जय हो जिसकी, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 2, तू बिना डरे कह दे कि जीत किसकी होनी चाहिए। फिर 7 नंबर है तूने सुनी कहानी, तो इसका राइट होगा 6 नंबर, तूने कहानी को समझ लिया है। फिर 8 नंबर है उभय आग्रही थे सब विषय में, तो इसका जो राइट होगा वो होगा 1 नंबर, दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े थे। फिर 9वां है तब उसने जो था खग बख्शी हट करने की ठानी, तो जो इसका राइट होगा वो होगा 10 नंबर, तब उस तीर चलाने वाले ने हट करने का निश्चय कर लिया। फिर 10वां है रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी, तो इसका जो राइट होगा वो होगा 4 नंबर, न्याय में दया सम्मिलित होती है, न्याय मारने वाले के स्थान पर बचाने वाले का पक्ष लेता है। फिर आगे का प्रश्न है कविता की रचना। तो आपको इसको कविता की रचना करनी है। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों की तरह इस पूरी कविता में अनेक स्थानों पर कुछ पंक्तियां 2 बार आई हैं। इस कारण कविता में पाठक को माँ बेटे की बातचीत और अच्छी तरह समझ में आ जाती है। इससे कविता के सौंदर्य में भी वृद्धि हुई है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी। जैसे कविता में माँ बेटे का संवाद दिया गया है, जिसे संवादात्मक शैली कहते हैं। प्रकृति और कार्यों आदि का वर्णन किया गया है, जिसे वर्णनात्मक शैली कहा जाता है। फिर इसका क्या प्रश्न है, इस कविता को एक बार पुनः पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो इसके ऊपर आप उत्तर लिखेंगे। विद्यार्थी समूह में चर्चा करके सूची बनाएंगे। जैसे इस कविता में दया, प्रेम और न्याय का भाव समाहित है। कविता बच्चों में सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। फिर तीसरा लिखेंगे आप, कविता में जीव प्रेम और जीव रक्षा का संदेश मुखरित है। अन्याय के विरुद्ध मुखर होकर सामने आने का भाव प्रेरणादायी है। और 5वां लिखेंगे, प्रकृति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त कविता की भाषा सरल, सहज और लालित्यपूर्ण है। फिर दूसरा ख प्रश्न है, नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं दिखाई देती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। आप कविता की पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं। तो इसमें जो आपको दे रखा है कविता की विशेषताएं और कविता की पंक्तियां, इनमें आपको लिखना है संवाद दिए गए हैं। पहला है संवाद दिए गए हैं, तो इसमें क्या करेंगे आप, बेटा समझ लिया क्या तूने, मुझको अपनी नानी कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। इसमें तीसरा और चौथा दोनों होंगे, तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तो इसमें जो ये संवाद दे रखा है ये दोनों ही पंक्तियां सही हैं, तो तीसरा और चौथा राइट हो जाएगा। फिर दूसरा है,
पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। तो कौन कौन सी में मिलती जुलती दिखाई दे रही है अपने को? एक तो 3 में भी मिलती जुलती है, जैसे बेटा समझ लिया क्या तूने, मुझको अपनी नानी कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। और चौथा भी वैसा ही है, तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। और कौन सा है इसमें? छठा, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, झलके झांके हिले मिले थे, लहलाता था पानी। तो इसमें तीसरा, चौथा और छठा सही हो जाएगा। फिर तीसरा है, कुछ शब्द 2 बार और साथ साथ आए हैं। तो इसका जो राइट होगा वो होगा वर्ण वर्ण। इसमें 2 बार आ गया कि फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा छठा, तीसरे का छठा। फिर चौथा है, कुछ विपरीतार्थक शब्द साथ साथ आए हैं। तो जो इसका राइट है, कौन सा आए हैं विपरीतार्थक साथ साथ? एक तो पहले में, फर्स्ट में हुआ विवाद सदय निर्दय में, इसमें है। और एक है 5वें में, कोमल कठिन कहानी, इन दोनों में ही है। फिर 5वां है, प्रकृति का वर्णन किया गया है। तो छठे में प्रकृति का वर्णन किया गया है, छठा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, झलके झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। तो इसका राइट हो जाएगा छठे का, 5वें का छठा। फिर छठा देखते हैं, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं। तो इसका हो जाएगा 5 नंबर, कोमल कठिन कहानी। फिर 7वां है, प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो 7वें का तीसरा है, बेटा समझ लिया क्या तूने, मुझको अपनी नानी। तो इसी में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहे हैं, कहती है मुझे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। तो इसी में है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इसी में प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न भी कह रही है वो इसमें और उत्तर भी मिल रहे हैं। फिर 8वां है, शब्द की वर्तनी बदलकर उपयोग किया गया है। तो कौन से में किया गया? दूसरे में हुई पक्ष की हानि, और चौथे में तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तो दूसरा और चौथा दोनों इसके राइट हो जाएंगे। फिर है, रूप बदलकर, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। कविता की इन पंक्तियों को निम्न प्रकार से बदलकर लिखा जा सकता है, जैसे सुनो आपके पिता एक उपवन में बहुत सवेरे भ्रमण किया करते थे। अब आप भी पाठ के किसी एक पद को एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे आप? पद, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। तो अनुच्छेद होगा, उन्होंने चौंक कर घायल पक्षी को उठाया, पक्षी ने मानो नया जन्म सा पा लिया। फिर आगे है, कविता में विराम चिन्ह। तो माँ कह एक कहानी, इस पंक्ति में आपको अनेक विराम चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। जैसे जो ये माँ है, इसमें अल्प विराम लगा हुआ है, कह एक कहानी, इसमें पूर्ण विराम है, और इनको जो ये दोनों तरफ जो 2 डॉट लगे हुए हैं, ये है उद्धरण चिन्ह। ठीक है। फिर नीचे है प्रश्न, क्या प्रश्न है नीचे, कविता का एक अंश बिना विराम चिन्हों के दिया गया है, उसमें उपयुक्त स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। तो आपको जो ये एक कविता दी गई है, इसमें विराम चिन्ह लगाने हैं। तो आप कैसे लगाओगे? इसमें उत्तर में लिखोगे राहुल, इसके आगे आप अल्प विराम लगाओगे, और जो पहले स्टार्ट करोगे वहाँ पे उद्धरण चिन्ह लगाओगे। फिर तू निर्णय कर, इसका आगे डॉट, न्याय पक्ष लेता है किसका, इसमें प्रश्नवाचक लग जाएगा। कह दे निर्दय, इसमें पहले में लग जाएगा अल्प विराम। कह दे निर्भय, अल्प विराम। जय हो जिसका, पूर्ण विराम आ जाएगा। सुन लो तेरी बानी, तो इसमें पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह दोनों आ जाएंगे। फिर उद्धरण चिन्ह आएगा माँ, फिर अल्प विराम आएगा माँ के आगे। फिर मेरी क्या बानी, इसमें प्रश्नवाचक आ जाएगा। मैं सुन रहा कहानी, पूर्ण विराम हो जाएगा। कोई निरपराध को मारे, इसमें अल्प विराम। तो क्यों अन्य उसे न उबारे, फिर प्रश्नवाचक। रक्षक पर बक्षक को वारे, अल्प विराम। न्याय दया का दानी, इसमें आपको उद्धरण चिन्ह है और चिक्कित वाला चिन्ह है। फिर उद्धरण चिन्ह है, न्याय दया का दानी, प्रश्नवाचक है। तूने सुनी कहानी।
फिर आगे प्रश्न है ख, अब विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए कविता को अपने समूह में सुनाइए। तो आपको समूह में सुनानी है कविता। उत्तर है कक्षा में विद्यार्थी विभिन्न समूह बनाकर इस कविता में आए सभी विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर समूह में अपनी प्रस्तुति देंगे। तो आप अपने आप इसको करोगे, किस प्रकार आपको चिन्हों का ध्यान रखते हुए कोई भी प्रस्तुति देनी है। फिर आगे है पाठ से आगे आपकी बात। इसमें क है, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, आप या आपके परिजन भ्रमण के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और क्यों। इसका आपको उत्तर बताना है। इसको आपको अपने मन से लिखना है विद्यार्थियों को कि आप पार्क में कहाँ जाते हो, आपके माता पिता कहाँ जाते हैं, आपके दादा दादी कहाँ घूमने जाते हैं, उन सब का आपको वर्णन करना है। यहाँ पे गए है, माँ ने कहानी सुनाने के बीच में एक प्रश्न पूछ लिया था। क्या कहानी सुनाने के बीच में प्रश्न पूछना सही है और सही है तो क्यों। इसका उत्तर देना है। तो मेरे अनुसार कहानी सुनाने के बीच प्रश्न पूछना सही है, क्योंकि इससे पता चलता है कि सुनने वाला कहानी ध्यान से सुन रहा है और समझ रहा है या नहीं। फिर आगे है निर्णय करें। राहुल तू निर्णय कर इसका। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, बताइए कि इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे। तो प्रश्न है पहला, खेलते समय आप देखते हैं कि एक मित्र ने भूल से एक नियम तोड़ा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मित्र को उसकी भूल का एहसास कराते हुए नियम की जानकारी देंगे। फिर दो प्रश्न है, एक सहपाठी को कक्षा में दूसरे द्वारा चिढ़ाया जा रहा है। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, सहपाठी को प्रतिक्रिया न देने को कहेंगे और दूसरों को ऐसा करने से रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, एक समूह परियोजना के बीच एक सहपाठी अपने भाग का कार्य नहीं कर रहा है। इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे, उस सहपाठी से कार्य न करने का कारण जानने का प्रयास करेंगे और समस्या का निवारण करने में उसकी सहायता करेंगे, जिससे वह अपने भाग हिस्से का कार्य कर सके। फिर चौथा प्रश्न है, इसमें आपके दो मित्रों के बीच एक छोटी सी बात पर तर्क वितर्क हो रहा है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, दोनों मित्रों से उस बात को वही समाप्त करने का आग्रह करेंगे और दूसरी बातों पर कार्य की ओर ध्यान बटाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, एक सहपाठी को कुछ ऐसा करने के लिए अनुचित रूप से दंडित किया जा रहा है जिससे उसने नहीं किया। तो इसमें आप क्या उत्तर लिखेंगे, यथासंभव प्रयास करेंगे कि अध्यापक को सच्चाई से अवगत कराकर उसे दंड मिलने से बचाया जा सके। प्रश्न नंबर 6 है, एक सहपाठी प्रतियोगिता में हार जाने पर उदास है। तो इस पर आप क्या लिखेंगे, आप उत्तर लिखेंगे, अपने सहपाठी को पुनः अगली प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रेरित करेंगे और अधिक मेहनत करने का सुझाव देंगे। तो कोई बात नहीं, इस प्रतियोगिता में आप हार गए तो क्या हुआ, अगली प्रतियोगिता में जीत जाएंगे, इस प्रकार उसका हौसला बढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 7 है, कक्षा में चर्चा के बीच एक सहपाठी संकोच कर रहा है और बोलने का अवसर नहीं पा रहा है। तो इस पर आप क्या लिखेंगे, उसे मैत्रीपूर्ण अनौपचारिक वातावरण प्रदान करने के साथ ही प्रयास करेंगे कि उसे भी यथासंभव भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। इस प्रकार आप अपना प्रयास करेंगे। फिर प्रश्न नंबर 8 है, सहपाठी किसी विषय में संघर्ष कर रहा है और आपसे सहायता मांगता है। तो आप क्या करेंगे, सहायता करेंगे या नहीं, आपको इसका उत्तर लिखना है। उसके संघर्ष में सहभागी बनने के साथ ही यथासंभव सहायता करने का प्रयास करेंगे, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो। फिर आगे का प्रश्न है, आज की पहेली। नीचे कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, उनके उत्तर आपको कविता में से मिल जाएंगे। पहेलियाँ सूझिए। तो आपको पहली पहेली है, नानी की बेटी है कौन, मामा की बहना है कौन, भारिया है पिता की कौन, भाभी है चाचा की कौन। तो वो कौन हो गई, माँ हो गई। फिर दूसरी पहेली, आसमान में उड़ उड़ जाए तरह तरह के गाने गाए, पर फैला कर करता शेर, दो है जिसके पर और पैर। तो वो कौन हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, क्योंकि पक्षियों के दो दो पैर होते हैं और दो दो ही पर होते हैं, उसके पंख होते हैं, पर यानी पंख। फिर तीसरी पहेली है, बागों में जो सुगंध फैलाती, फूल फूल में बस्ती गाती, हवा हवा में घुल मिल जाए, कौन है जो ये नाम बताए। तो वो कौन हो जाएगी, सुरभि हो जाएगी। ठीक है, तो आज का आपका ये क्वेश्चन आंसर का चैप्टर कंप्लीट हुआ।